बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। बाबर आजम के हवाले से एक बुरी खबर है, और ये कि उनकी तंसली हो चुकी है ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में। और सिर्फ ये वाहद नहीं कि जिनकी तंसली हुई है, बल्कि ए कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है। और अब बाबर आजम हो, रिजवान हो, जो भी ए कैटेगरी में फाल करते थे, उनको निकालकर बी में, और बी वाले सी में, और सी वाले डी में, यानी कि परफॉर्मेंसेस की बेस पे बी, सी और डी ये 3 कैटेगरीज रखी गई हैं। और अब इनके मुताबिक फैसले होंगे। अब जरा सुनिए कि कौन कौन से खिलाड़ी इनमें शामिल हैं, और इनको क्या जो तनख्वाहें हैं वो बी, सी कैटेगरी के हवाले से मिलेंगी, या जितनी है उतनी रहेंगी। सबसे पहले तो ए कैटेगरी खत्म कर दी गई। उसके बाद जो बी, सी और डी है, इसमें 10 खिलाड़ी रखे गए, और इसमें जो टोटली मजमूई तौर पे बनते हैं वो 30 खिलाड़ी बनते हैं। बाबर आजम की तंजली जो है वो ए से बी कैटेगरी में हो गई है। और उसके बाद मोहम्मद नवाज, नमान अली, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान और हसन नवाज जो है वो सी कैटेगरी में फॉल करेंगे, उसमें शामिल कर दिए गए। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से जारी सी बात, फैसला किया जाना है। और उसके बाद हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, ये बी कैटेगरी में शामिल है बाबर आजम के साथ और रिजवान के साथ। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि जो साहिबजादा फरहान है और जो हमारे हसन नवाज साहब है, इनके साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई लगती है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी हैं लास्ट मैचेस में, इनका बनता नहीं था सी कैटेगरी में। लेकिन हो भी ये सकता है कि शायद पीसीबी इंतजामिया ने इस बेस पे फैसला किया कि ये यंगस्टर्स हैं और इनका तजुर्बा इतना नहीं है, और तजुर्बे वाले जो खिलाड़ी थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो उनको बी कैटेगरी में रख लिया गया, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन यंगस्टर से, उनको सी कैटेगरी में रख लिया गया है। और ये फैसला जो है वो पीसीबी की जानिब से सामने है। और अब बदकिस्मती से ये भी होगा कि इनकी जो तनख्वाहें, बल्कि खुशकिस्मती है, इतनी इतनी ज्यादा तनख्वाहें और परफॉर्मेंसेस देख लें उठाकर जीरो। हालिया मैच वो वेस्ट इंडीज से हमको 30 साल के बाद भी जो है वो हार गए। 30 साल हम उनसे जीते रहे और 30 साल के बाद हम हार गए उनसे मैचेस और सीरीज जो हो रही थी। और उसके बाद दीगर सीरीज उठा के देख ली, कोई एक सीरीज बताएं कि अभी हमने हालिया जो अच्छे से जीती हो और अच्छे से परफॉर्म किया हो। अगर कोई बॉलिंग अच्छी कर रहा है तो वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे, तो बैटिंग वाली साइड अच्छी खेल रही है तो बॉलिंग नहीं चल रही। और फिर हमारे सामने ये चीजें भी आती हैं कि इनमें आपस में एक ग्रुपबाजी शुरू हो गई है, जिसके बाद ये आपस में दुश्मनियां और आपस में नफरतें एक दूसरे से, और उसकी बेस पे इन्होंने करना शुरू कर दिया। बाबर आजम की परफॉर्मेंस उठा के देखें, कितनी देर हो गई बाबर आजम चल नहीं रहे बदकिस्मती से। और बाबर आजम जो है वो अगर परफॉर्म नहीं भी करते तो फिर भी किंग का नाम तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या किंग की लाज रखने के लिए अगर उनको थोड़ी सी सजा दी जाए और उससे वो सीख कर अपने आप के बारे में सोच कर दोबारा ऊपर उठाएं, ये अच्छा फैसला, ये गलत, ये आप लोगों पे सवाल छोड़ता हूं। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि अगर कोई भी परफॉर्म हम देखेंगे, बाबर आजम को हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ मोस्टली, के विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये और आगे बढ़ेंगे। लेकिन विराट कोहली बहुत देर तक खेलते रहे, मुसलसल और लगातार परफॉर्मेंसेस देते रहे। उसके बाद विराट कोहली एक इंटरनेशनल प्लेयर और विराट कोहली के नाम से जाना गया। लेकिन उसके बाद अगर आप बाबर आजम की उठा के देख लें, उनके कंपैरिजन में बाबर आजम ने उतना नहीं खेला जितना विराट कोहली ने खेला है। लेकिन बाबर आजम की मुसलसल बैटिंग ना करना और परफॉर्मेंसेस ना देना, ये भी कदरे एक बदकिस्मती की अलामत बनता जा रहा था। तो शायद अब बाबर आजम को ये सोचने पे मजबूर किया जाए कि सबसे पहले उनसे कप्तानी ली गई, उसके बाद उनसे T20 में उन स्क्वाड से निकाला गया, और उसके बाद शायद अब ये भी न्यूज चल रही है कि उनका जो है वो एशिया कप में खेलना जो है वो उसमें से बाहर है। तो अब देखते हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस पे इसका कितना असर होता है, और बाबर आजम के जो माइंड लेवल है उस पर कितना असर होता है, और क्या बाबर आजम दोबारा उसी परफॉर्मेंस में आकर परफॉर्म करते हैं, उसी शेप में आकर परफॉर्म करते हैं, और उसी तरह से पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। हर खिलाड़ी खेलता है, हर खिलाड़ी मेहनत कर रहा होता है, अच्छा बुरा दिन उस पर आता ही आता है। लेकिन जब बुरी चीज चल रही हो तो वो हमने देखा कि उस्ताद जो है वो मॉनिटर जो होता है क्लास का, उसको भी सजा दे देता है कभी कभार, ताकि उसको ये ना लगे कि वो पता नहीं क्या चीज बन गया और वो कामयाब है, बल्कि उसकी भी कभी कभार बेइज्जती हो जाती है और उसको भी कभी कभार डांट लिया जाता है। तो इसी तरह से शायद अगर बाबर आजम के साथ भी ऐसा हुआ है तो ये अच्छा है। टिकटॉक लाइव पर सरेआम फहाशी, गलीज और घटिया जुबान इस्तेमाल करना, गंदे डांस और रक्स, औरतें मर्द के साथ बैठकर, लड़कियां लड़कों के साथ बैठकर, ये सब कुछ चल रहा है।
और बदकिस्मती से ये हमारे इस्लामी जो इक़दार हैं उसको बुरी तरह से मुतासिर कर रही हैं, और जो हमारा मुआशरा है वो इसकी तरफ इतना गामजन हो रहा है कि अब लोग इस्लाम से दूर होना शुरू हो गए। और इसके बाद शायद एक अच्छा फैसला सेनेटर अताउर रहमान की जानिब से किया गया। उन्होंने एक खत लिखा है, एक दरख्वास्त की है, किसको की है? चेयरमैन कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर को। उन्होंने ये कहा है कि ये पार्लियामान में इसके हवाले से आवाज उठाई जाए। टिकटॉक लाइव पर लाइव फहाशी और बेहयाई की रोकथाम के लिए ये दरख्वास्त लिखी गई, जिसमें कहा गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खसूसी तौर पर टिकटॉक जो है वहां पर लाइव नशरियात के जरिए फहाशी, उरियानी और बेहयाई को खुलेआम फरोग दिया जा रहा है। इस अमल से मुआशरे के नौजवान बिलखसूस तलबा और तलिबात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हमारे इस्लामी, समाजी और इखलाकी इक़दार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठानी चाहिए, इसके लिए कड़ी सजाएं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। और मुतल्लिका अदारों को पाबंद किया जाए कि वो फहाशी लाइव को फौरी निगरानी और ब्लॉक करने का मुअस्सर इकदाम करें। इखलाकी और दीनी इक़दार के मुताबिक मवाद को फरोग देने की तरगीब दी जाए। जाहिर सी बात है, ये इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है और इसमें अगर फहाशी इस तरह से सरेआम दिखाई जाएगी, फिर आपने हालिया दिनों में ये भी देखा अभी चंद एक दिनों में कि लाहौर में वो ख्वाजा सराओं वाला मामला बना, जहां पे शैतानी अमल दोहराया गया और फहाशी सरेआम दिखाई गई, LGBT की को फरोग दिया गया। तो इन चीजों की रोकथाम के लिए बाकायदा अथॉरिटीज को एक्शन लेना होगा। और कुछ तो अथॉरिटीज जानती भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई अमल पैरा नहीं हो रहा होता। और इसका आपको पता है कि मारिया बी नामी जो डिजाइनर थी, उन्होंने बखूबी इस पर बात की। और उसके बाद अगर हम देखें कि हालिया दिनों में ही जो डक्की भाई के नाम से मशहूर यूट्यूबर है, जिन्होंने जुए का फरोग देने की कोशिश की, तो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने एक अच्छा कदम उठाया और सजाएं दी गई। बिल्कुल, अगर आप अपनी फैमिली दिखा रहे हैं वहां तक तो ठीक था कि आप अपनी औरतें दिखा रहे हैं, किसी की नहीं, लेकिन उससे भी हमारे इस्लाम पर और हमारी जो फैमिली थी उन पर बुरा असर पड़ रहा था। इतना बुरा कि लोग अपनी फैमिली दिखाना शुरू हो गए, यहां तक कि लोग अपने जनाजों की वीडियोस बनाना शुरू हो गए। कितना बुरा अमल है ये। तो ये सब कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर्स को देखकर किया जाता है, लेकिन जब वो जुआ प्रमोट करते हैं, फहाशी प्रमोट करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और डिप्टी डायरेक्टर जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे आकर कह दिया, उन्होंने कहा ऐसे लोगों का पाकिस्तान में कोई काम नहीं बल्कि जेलों में काम है। अगर ये इस तरह के 2 नंबर काम करेंगे तो जरूर इस पर एक्शन होना चाहिए और पार्लियामेंट में आवाज उठनी चाहिए। और मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करता चलूं कि जो टिकटॉक पे जो लाइव फहाशी चल रही है, ये ज्यादातर लोग तो दुबई में बैठे हैं, वहां से बैठकर ये इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको शायद इनकी जो लाइव है वो पाकिस्तान में बैन कर देनी चाहिए कि ये चाहे VPN हो या जो भी सिस्टम लगा के ये चलाएं, तो वो पाकिस्तान में शो ही ना हो, ताकि हमारे पाकिस्तान के लोग इनसे मुतासिर ना हो, हमारा इस्लाम इनसे मुतासिर ना हो।